हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास को कितने प्रकार में बांटा गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक को हम लोग क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। आदि ऐतिहासिक को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ऐतिहासिक काल को हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो इसमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसे जो है पुरातात्विक विभागों द्वारा इसे बांटा गया है चार प्रकार में। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। मेसोलिथिक, इसे पैलियोलिथिक। और नवपाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। ताम्रपाषाण यानी ब्रॉन्ज पीरियड। ओके। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसे पुरातात्विक विभागों द्वारा चार भागों में बांटा गया है। आदि ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिली है, लेकिन ये उन लोगों के टाइम की लिपि में लिखी हुई है, तो इसलिए इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ओके। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमें लिखित विवरण मिली है और इसे पढ़ा भी जा सका है। ओके। तो इतिहास को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसे खुदाई करके जो पुराने साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल है जिसमें कि लिखित साक्ष्य मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं ऐतिहासिक काल, जिसमें कि लिखित साक्ष्य भी अवेलेबल है और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो हम लोगों ने जाना कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, और वो तीन भाग कौन कौन से हैं और उसका अन्य नाम क्या है। अब आगे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास या प्राक इतिहास, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, अभी हम लोगों ने देखा है तीन भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ओके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सका है। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं उस काल के प्राग ऐतिहासिक काल की कुछ संस्कृति और उसके बर्तन किस रंग के हुए करते थे। ठीक है। तो मालवा, मालवा संस्कृति के बर्तन काले तथा लाल हुए करते थे। बुर्ज होम के बर्तन धूसर हुआ करते थे। जोखे की बर्तन लाल रंग की हुआ करते थे। और दक्षिण नवपाषाण की चमकीला धूसर, पूर्व नवपाषाण की भूरा लाल रंग के हुआ करते थे। मालवा काला तथा लाल, बुर्ज होम जिसे गड्ढा घर के भी नाम से जानते हैं, धूसर जोखे का लाल हो जाएगा, दक्षिण नवपाषाण का चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण का भूरा लाल। अब हम लोग आगे देखते हैं ज्ञानी मानव, जिसे हम लोग होमो सेपियंस भी कहते हैं, यानी ह्यूमन का ये साइंटिफिक नेम है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि होमो सेपियंस यानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से कितने साल पूर्व हुआ, तो 30 से 40 हजार के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा आप मार्क कर सकते हो। पूर्व पाषाण युग, जिसे हम लोग पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, उसके मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, यानी पूरा पाषाण। अभी हम लोगों ने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल को चार भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। तो सबसे पहले जो पूरा पाषाण थे, उसका जो था मुख्य आधार क्या था? शिकार था। और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार जो थे मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, तो पूरा पाषाण काल आया तो उसी में तो आग का आविष्कार हुआ होगा ना।
सबसे पहले मानव पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। तो उसी समय में आग का आविष्कार हुआ। अगर पहिए का आविष्कार की बात की जाए तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। यानी अस्थायी रूप से मनुष्य एक जगह पे रहने लगे। कब से? तो नवपाषाण यानी तीसरा पाषाण काल जो था। पहला पाषाण था पूरा पाषाण, तो उसका मुख्य आधार क्या था? शिकार था। तो वो शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो वो अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। धीरे धीरे मध्य पाषाण आया, फिर नवपाषाण आया। तो नवपाषाण काल में जाके उन्होंने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाई। उसने सबसे पहला कुत्ता को पालतू बनाया। यानी सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है, जिसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अतिरम पकम से मिला है। कुल्हाड़ी उनके द्वारा बनाए जाने वाला पहला औजार था। अगर धातु की बात की जाए तो तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अगर औजार की बात की जाए तो उससे बनाई जाने वाली औजार कुल्हाड़ी, तो इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है? अतिरम पकम में मिला है। कुल्हाड़ी का साक्ष्य अतिरम पकम में मिला है। अब आगे देखते हैं। देखिए, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। यानी सबसे पहले वो लोग आए पूरा पाषाण काल में। तो उस समय में उसका मुख्य आधार क्या था? शिकार था। और मनोरंजन का भी साधन क्या था? तो शिकार ही था। उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है और नवपाषाण काल में ही ये लोग अस्थायी जीवन को अपनाने लगे और नवपाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल यानी जहाँ पे अन्न का उत्पादन किया जाता था, तो वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, वहां से प्राप्त हुआ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो चावल था। प्रयुक्त का अर्थ क्या होता है? प्रयोग किए जाने योग्य। तो क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी? तो गेहूं और जौ। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सी थी? तो चावल। कृषि के प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो कृषि का पहला उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है? पश्चिमी बलूचिस्तान में है। ओके। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कृषि का साक्ष्य पूछा जाए तो मेहरगढ़। अगर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो कोल्डी हवा। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। क्या कहा गया है? भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने हुए करते थे? तो पत्थर के बने हुए करते थे। पूर्व प्रस्तर युग। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। पूरा पाषाण कालीन औजारों के खोजकर्ता सर्वप्रथम कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कब किया था इन्होंने? तो 1863 में। पल्लावराम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पे हुई, तो पल्लावरम नामक स्थान पे हुई। पूरा पाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पे हुई? तो ये पल्लावराम नामक स्थान पर हुई। पूरा पाषाण काल कौन सा काल था? सबसे पहला काल को ही हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं या फिर पूर्व पाषाण काल कहते हैं। तो उसकी जो कलाकृति हुई करती थी, तो वो कहाँ से मिली है? तो पल्लावराम नामक जगह से मिली है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? तो 1867 ईस्वी में सी एल कार्लाइल ने दिया। किसने दिया? तो सी एल कार्लाइल ने दिया। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया, तो कार्लाइल ने दिया। तो इसने जो है विंध्या क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, लघु पाषाण उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। भारत में मानव अस्थिपंजर
कब प्राप्त हुआ? तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ। मानव अस्थिपंजर यानी मानव की अस्थि कब प्राप्त होने लगा? तो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। नवपाषाण जो कि तीसरा पाषाण कालीन था, तो इसका प्रारंभ कब हुआ? तो ईसा पूर्व 4000 के लगभग यानी 4000 ईसा पूर्व में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर जिसे हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये सबसे प्राचीन नगर थे। असम का श्वेतभ्रु गिबन, असम के श्वेतभ्रु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। श्वेतभ्रु गिबन, गिबन किसे कहते हैं? बंदर लंगूर, उसके जो प्रजाति होते हैं उसी को तो गिबन कहते हैं ना। तो हमारा जो विकास हुआ है, मनुष्य का जो विकास हुआ है, वो बंदर से ही हुआ है। तो असम का श्वेतभ्रु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोड़वे संस्कृति से है। तो अब क्वेश्चन आया होगा कि जोड़वे संस्कृति क्या है? तो जोड़वे संस्कृति एक ताम्रयुगीन पुरातात्विक संस्कृति थी जिसे पहली बार महाराष्ट्र में खोजा गया था। जोड़वे संस्कृति को पहली बार कहाँ खोजा गया था? तो इसे महाराष्ट्र में खोजा गया था। ठीक है, ये संस्कृति जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में फैली हुई थी। जौरवे संस्कृति कहाँ फैली हुई थी? तो मालवा क्षेत्र में फैली हुई थी। तो इसका नाम जौरवे संस्कृति कैसे पड़ा? देखिए, जौरवे जो है ना, वास्तव में महाराष्ट्र का अहमदाबाद नगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गांव है। जौरवे क्या है? एक गांव है। कहाँ पे स्थित है? तो जौरवे महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गांव है। तो इसी गांव में स्थित पुरातात्विक स्थल के कारण संस्कृति का जो नाम था इसी के नाम पर रखा गया, जिसे हम लोग जोरवे संस्कृति कहते हैं। समझ में आ गया? तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे थी? तो जोरवे संस्कृति से। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। तो भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला? जीवाश्म का प्रमाण मिला है शिवालिक की पहाड़ी से। शिवालिक क्या है? तो माउंटेन का एक रेंज है शिवालिक। तो भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की? तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की। पहली बार शैल चित्रों की खोज किसने की? तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की। ये आप लोगों को याद रखना है। जितने भी पिंक कलर के हाइलाइटेड पॉइंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। भीमबेटका गुफा, देखिए भीमबेटका गुफा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवास से पूरा स्थल है। ओके, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाशियों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए और शैलाश्रियों के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो आदि मानव के द्वारा। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये जो चित्र है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो विष्णु श्रीधर वाकंकर थे। ठीक है, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। कब किया? तो 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया, भीमबेटका गुफाएं को। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को ने कब शामिल किया वर्ल्ड हेरिटेज में? तो 2003 में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो मनुष्य के संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रीजले वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो रीजले ने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया।
तो आज हम लोग यहाँ पे लूसेंट का प्रागैतिहासिक काल से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।